नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 53 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 53 का जो पहला क्वेश्चन है कि भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करते हैं भृगु झील की, तो भृगु झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें भृगु झील की, ये तो कुल्लू जिले में है, लेकिन कुल्लू जिले में इसके अलावा और कौन कौन सी झीलें हैं। तो अगर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आपकी मन्नतलाई झील बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन्नतलाई झील कहाँ पे है, तो ये भी आपकी कुल्लू जिले में। सरियोलसर झील भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ये भी कुल्लू जिले में पास है। उसी प्रकार कुल्लू जिले में ही आपके श्रिंगटिंगू, तो याद रखना है श्रिंगटिंगू झील कहाँ पे, तो ये भी कुल्लू जिले में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं कुल्लू की बात करता हूँ तो यहाँ पर ही दशहर झील बहुत इंपॉर्टेंट है। दशहर झील ये भी कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये हमारे कुल्लू की झीलें थी जो आपको बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताई। अगर आप भी एचपी टेट एग्जाम या टीजीटी टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हो या जीबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो सेम क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस टोटल 11 से 12 सब्जेक्ट कमीशन एग्जाम में रहते, सारे के सारे आपको पढ़ाए जा रहे हैं मात्र और मात्र 499 रुपये में। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं हमारे बैच का, जहां पर 300 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे बैच के हिस्सा भी बन चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश की झीलों की बात करें तो और कुल्लू की हमने झीलों की बात कर ली है, लेकिन इसके अलावा अगर मंडी की बात करते हैं तो मंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं, तो मंडी में आपकी कुम्हारवा झील बहुत इंपॉर्टेंट है। कुम्हारवा झील कहाँ पर है, मंडी में। कुम्हारवा के अलावा रिवालसर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवालसर झील। तो रिवालसर झील भी कहाँ पर है, मंडी में। इसके अलावा मंडी में आपकी कुंतभ्योग झील है, तो याद रखना कुंतभ्योग झील भी कहाँ पर है, मंडी में है। कलासर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलासर झील। कलासर झील भी कहाँ पर है, मंडी में ही है। सुक्सर झील भी मंडी में है, तो कलासर हो गया, सुक्सर हो गया। और पंडो बहुत बार पूछी गई है, तो पंडो झील भी कहाँ पर है, आपकी मंडी जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आपने याद रखना है। और एक और है मंडी में पराशर, तो पराशर झील हो गया, सुक्सर हो गया, कलासर हो गया। ये सारी की सारी झीलें आपको याद रखनी है। कुमारबा हो गया, रिवालसर हो गया और आपका कुंतभ्योग हो गया। तो ये सारी झीलें जो है मंडी की थी। लेकिन चंबा की भी सर बता दीजिए, क्योंकि चंबा की झीलें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबा में आपकी है सबसे इंपॉर्टेंट गढ़ासरू, बहुत बार पूछी जाती है गढ़ासरू झील। तो गढ़ासरू झील चंबा जिले में है और चंबा जिले की चुराहा तहसील में ये पड़ती है गढ़ासरू झील। खजियार झील जो है वो चंबा में ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खजियार झील को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंबा की खजियार झील। चंबा में ही है लामा डल झील, याद रखना है लामा डल झील कहाँ पर है, चंबा जिले में। और लामा डल झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। उसी प्रकार मणिमहेश झील भी कहाँ पर है, चंबा के भरमौर में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबा के भरमौर से 35 किलोमीटर दूर है, इस बात को आपने याद रखना। चंबा में ही जो है वो आपकी चमेरा झील है, और चमेरा झील जो है एक प्रकार की मानव निर्मित झील है। तो चौ से चंबा और चौ से चमेरा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबा में ही महाकाली झील है, चंबा में ही चंद्रकोपताल झील है, जो कि हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। तो बर्फ़ से ढकी रहती है जो झील वो हिमाचल की कौन सी है, तो बोलेंगे सर चंद्रकोपताल झील है। उसी प्रकार ऑप्शन में कांगड़ा दिया है। अगर कांगड़ा में भी कोई झील है तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कमीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पर मिलाने को चीज़ें आ सकती है। तो डल झील आपकी कहाँ पर है, कांगड़ा की धर्मशाला में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डल झील की मैं बात करता हूँ, ये कांगड़ा की धर्मशाला में है। और याद रखना एक भागसू नाग झील है, तो भागसू नाग झील भी कहाँ पर है, ये भी धर्मशाला में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर बात करते हैं आपकी, एक और है पौंग झील जिसको महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कांगड़ा में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और है करेरी, एक है करेली, एक है कराली और एक है करेरी। तो करेरी झील भी कहाँ पर है, करेरी झील भी आपके जो है वो भी धर्मशाला में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो हमने इस वीडियो में देखी। अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूगल किसकी सहायक नदी है। बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको अपनी सीरीज में। अगर न्यूगल की बात करें तो न्यूगल जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। अब न्यूगल तो ब्यास की सहायक है, लेकिन इसके अलावा आपको तो सारी पता होनी चाहिए कि ब्यास की कौन कौन सी सहायक है। और मैं अपनी वीडियोस में इन नदियों को इतना पढ़ा चुका हूँ कमीशन की सीरीज़ में कि आपको अब आसानी से ये चीज़ें याद हो रही होगी। और आगे आगे जो सीरीज़ का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने पार्ट 51 और 52 डाला था, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन डाला था। आप सभी जानते भी है कि पार्ट 52 कितना कठिन डाला है। तो पार्ट 52 को भी आप जरूर देख ले। अगर आपने पार्ट 52 को नहीं देखा है, वो पैटर्न HPPSC HPRC भी इस बार कराने वाला है। तो अगर
न्यूगल की बात करते हैं तो न्यूगल तो हमने बताया सर कि ये ब्यास की सहायक है, लेकिन ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ, तो पार्वती ब्यास की सहायक नदी है, मलाना ब्यास नदी की सहायक नदी है, सोलंग नदी ब्यास की सहायक है, मनालसू ब्यास नदी की सहायक है, फोजल हो गया, सूजन हो गया, सरवरी, सरवरी बहुत बार पूछा गया है जी, सरवरी ब्यास की सहायक है, देहर नदी ब्यास की सहायक है, हंसा ब्यास की सहायक है, ज्यूणी नदी है वो भी ब्यास की सहायक है, तीर्थन नदी ब्यास की सहायक है, सुकेती ब्यास की सहायक है, सोन नदी ब्यास की सहायक है, और सेंज नदी भी ब्यास नदी की सहायक नदी है। उसके अलावा मानुनी हो गया, गज हो गया, चक्की हो गया, आपका न्यूगल हो गया और सुकेती हो गया, ये सारी की सारी जो है वो बाणगंगा हो गया। तो कांगड़ा में बाणगंगा इसकी सहायक है। बनेड़ नदी जो है वो कहाँ पे सहायक है, तो पालमपुर के पास बनेड़ नदी जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। अवा नदी भी कांगड़ा में जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो अवा अवा आपने सुना नहीं होगा, लेकिन कमीशन वाला सुना सकता है। तो अवा नदी किसकी सहायक है, ये भी ब्यास की सहायक है। पालमपुर में इसकी सहायक है बनेड़, कौन सी भैया, बनेड़ नदी। बनेड़ के अलावा कांगड़ा में इसकी सहायक जो है वो कौन सी है, बाणगंगा, कौन सी है, बाणगंगा। तो बाणगंगा भी ब्यास की सहायक है। चक्की भी किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। गज एक खड है और ये जो है वो पौंग बांध पर ब्यास नदी में मिलती है। लूणी ब्यास की सहायक है। मानुनी है, न्यूगल है, चक्की है, सुकेती है। इसके अलावा एक हारला नदी भी है, और हारला नदी जो है कुल्लू भुंतर के पास ब्यास में मिलती है। तो हारला के बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पार्वती नदी भी ब्यास की सहायक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीर्थन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर्थन भी जो है वो भी यह लार्जी ब्यास में मिलती है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीर्थन। और उहल तो ये मंडी में ब्यास में मिल जाती है। तो ये सारी नदियाँ मैं आपको बता चुका हूँ। ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास का जो यहाँ पर वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। क्या नाम है, अर्जकिया। तो याद रखना, ट्रिक दे रहा हूँ, अर्जकिया ब्यास की बिपाशा ने। तो संस्कृत नाम क्या है, बिपाशा। तो इस सारी बात आपको याद रखनी है, सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली। और ये जो सीरीज आपके लिए मैं करा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जब तक कमीशन का एग्जाम होगा, ये सीरीज कम से कम 150 से 200 वीडियो इसकी बनने वाली है। मैंने पहले ही बोला था कि कमीशन के एग्जाम तक 200 वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और आज पार्ट 53 आपके बीच आ चुका है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, 11 से 12 सब्जेक्ट टॉपिक वाइज एक एक करके वहाँ पर बहुत ही डिटेल से पढ़ाए जा रहे भैया, उम्मीद करूंगा कि आप जरूर हमसे जुड़ेंगे। जुनगा किस राजशाही राज्य की राजधानी थी, ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखे जाएंगे। तो जुनगा जो है वो क्योंथल जो है वो अगर मैं जुनगा की बात करता हूँ तो जुनगा जो है वो क्योंथल रियासत की राजधानी थी। अब क्योंथल की स्थापना किसने की, क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है। तो क्योंथल की जो स्थापना की थी वो की थी गिरिसेन। किसने की थी भैया, गिरिसेन। तो गिरिसेन ने क्योंथल की स्थापना की थी। और देखिए 1379 की बात है, आपको तो नहीं पता है लेकिन मैं बता रहा हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, क्योंथल रियासत को अपने अधीन कर लिया था। तो 1379 में क्योंथल रियासत को किसने अपने अधीन किया, तो बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्योंथल को कब अपने अधीन किया, तो ये भी बोलेंगे सर 1379 में या 1379 में किया था। अब एक क्योंथल के राजा थे जिनका नाम था राणा संसार सेन। तो राणा संसार सेन क्योंथल के ऐसे राजा थे, क्या नाम था, राणा संसार सेन। देखो कोई नहीं बताने वाला इतने डिटेल से, आपको मैं बता रहा हूँ और बहुत ही डिटेल से बताता हूँ मैं। तो राणा संसार सेन की अगर बात करते हैं तो इसने क्या किया था, 1857 में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उसमें अंग्रेजों की मदद की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्योंथल के कौन से राजा थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह अंग्रेजों की मदद की थी। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो अंग्रेजों की जो मदद की थी वो की थी राणा संसार सेन ने। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और जब इसने अंग्रेजों की मदद की तो अंग्रेजों के द्वारा क्योंथल के राजा संसार सेन को राजा की उपाधि दी गई और इनको दूसरी दी गई खिल्लत। क्या दी गई भाई, खिल्लत। तो खिल्लत की उपाधि दी गई और इनको राजा की उपाधि दी गई थी। दोनों बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि गिरिसेन ने जो स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, क्योंथल रियासत की, तो आपको ये भी पता होगा कि क्योंथल रियासत के अंतिम राजा कौन है। तो मैं बताता हूँ अगर नहीं पता है तो क्योंथल रियासत के अंतिम राजा है हितेंद्र सेन। तो हितेंद्र सेन अंतिम राजा है क्योंथल रियासत के, इस बात को आपने याद रखना है। कुछ और रियासत है जैसे कि आपकी सिब्बा रियासत बहुत बार पूछी जाती है। तो सिब्बा एक गुलेर की शाखा थी। और अगर मैं सिब्बा रियासत की बात करता हूँ तो सिब्बा रियासत की जो स्थापना है वो शिवराम चंद के द्वारा, किसके द्वारा, राजा शिवराम चंद ने सिब्बा रियासत की स्थापना की थी। उसी प्रकार दतारपुर जो है किसका हिस्सा थी, ये सिब्बा रियासत का हिस्सा थी। जैसे सिब्बा रियासत गुलेर का हिस्सा थी, गुलेर की शाखा थी, उसी प्रकार दतारपुर जो रियासत है वो किसका शाखा थी, सिब्बा रियासत की शाखा थी। तो दतारपुर रियासत की जो स्थापना की थी वो की थी दतार चंद। किसने की थी, दतार
संसार चंद। उसी प्रकार एक होती थी जसवां रियासत। जसवां रियासत, जसवां रियासत की स्थापना की थी किसके द्वारा? पूरब चंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरब चंद ने की थी जसवां रियासत की स्थापना। उसी प्रकार गुलेर, भाई गुलेर के बारे में आपने बताया और ये नहीं बताया कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की। तो गुलेर रियासत की स्थापना की थी 1405 में। किसने? हरिचंद ने। किसने की थी? हरिचंद। तो 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति थापा की मृत्यु किसके समीप हुई थी? तो भक्ति थापा की मृत्यु मलौन फोर्ट, एक मलौन का जो किला है उसके नज़दीक हुई थी। और कब हुई थी ये? तो 1815 ईस्वी में। ये भी याद रखना है कि भक्ति थापा की मृत्यु 1815 ईस्वी में मलौन फोर्ट के किनारे हुई थी। अब थापा थापा नाम आ रहा है, आपने ये तो पता कर लिया कि भक्ति थापा भी एक गोरखा था और इसकी जो मृत्यु है वो मलौन फोर्ट या मलौन किले के किनारे 1815 के आसपास होती है। लेकिन आप अमर सिंह थापा के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अमर सिंह थापा भी एक गोरखा कमांडर थे और इनको बिलासपुर के राजा महानचंद के द्वारा संसारचंद पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो बिलासपुर के कौन से राजा जिन्होंने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाया? तो बोलेंगे जी महानचंद थे। बहुत आसान भाषाओं में आपने याद रखना। अब इन्होंने तंग आकर बुलाया मानचंद ने भी, क्योंकि ये भी बहुत परेशान हो गए थे। तो जब संसारचंद पर अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया तो इनके बीच जो युद्ध हुआ वो हुआ महल मोरियो। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुन लो इसको। तो महल मोरियो में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। महल मोरियो में युद्ध होता है अमर सिंह थापा और संसारचंद के बीच। और ये महल मोरियो वर्तमान में कहाँ पड़ता है और ये युद्ध कब हुआ था? तो बोलेंगे 1805 में हुआ था। और ये महल मोरियो जो पड़ता है वो वर्तमान में हमीरपुर, कहाँ पे पड़ता है? हमीरपुर में पड़ता है। तो महल मोरियो में युद्ध होता है अमर सिंह थापा और संसारचंद के बीच। कब होता है? 1805 में होता है। अब जो महल मोरियो है वो हमीरपुर में पड़ता है और इस युद्ध में जो है वो संसारचंद की हार होती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, तो ये हमने अमर सिंह थापा के बारे में जाना और संसारचंद की हार होती है। इसके बाद संसारचंद क्या करता है? महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में ज्वालामुखी की संधि। तो ज्वालामुखी की संधि कब हुई? 1809 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी भाई? महाराजा रणजीत सिंह और संसारचंद, कांगड़ा के जो राजा थे संसारचंद, इनके मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा कि बाबा बड़बाग सिंह जी का मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो अगर बाबा बड़बाग सिंह जी की बात करते हैं तो इनका जो मेला है वो ऊना में आयोजित होता है। और ऊना के कहाँ पर? मैडी में। याद रखना है, ऊना के मैडी में क्या होता है? बाबा बड़बाग सिंह जी का जो मेला है वो आयोजित होता है। इस बात को आपने याद रखना। ऊना में एक जगह पड़ती है बसोली, और ऊना के बसोली में क्या होता है? ऊना की बसोली में एक मेला लगता है पीर निगाह मेला। तो पीर निगाह मेला कहाँ लगता है? तो पीर निगाह मेला ऊना के बसोली में लगता है, याद रखना है। और ऊना में एक शहर है चिंतपूर्णी शहर और चिंतपूर्णी माता का मंदिर। तो चिंतपूर्णी शहर, चिंतपूर्णी माता का मंदिर कहाँ पर है? ऊना में है। और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र भी कहाँ पर है? ऊना में ही है। तो सारे क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर चिंतपूर्णी माता का मेला भी लगता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि चिंतपूर्णी मेला हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? तो याद रखना है ऊना में मनाया जाता है। ऊना की बात करें तो बहुत ही डिटेल से ऊना के बारे में बात करेंगे, और क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ऊना शहर की जो नींव रखी है वो रखी है बाबा कलाधारी। किसने रखी है? बाबा कलाधारी। तो बाबा कलाधारी के द्वारा ऊना शहर की नींव रखी जाती है। पहले तो आपको इस बात को याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना था? ये तो सब लोगों को आता है कि हिमाचल का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 के अनुसार वो था 972। लेकिन वो पूछेगा कि ऊना का कितना था 2011 के अनुसार? तो ऊना जिले की बात हो रही है। तो ऊना जिले का जो जनसंख्या घनत्व था वो 2011 के अनुसार 338 था। मतलब कि दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? हमीरपुर का। हमीरपुर का कितना है? 406 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि 1 किलोमीटर के पीछे 406 लोग रहते हैं। लेकिन ऊना का दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा था। तो सन 2011 के अनुसार जो है ऊना जिले का जो जनसंख्या घनत्व था, जो 2011 की जो जनसंख्या घनत्व है उसके अनुसार ऊना जिले का जनसंख्या घनत्व कितना था? 338 था। कोई नहीं बताएगा ऐसी चीज़ें, मैं बता रहा हूँ। ऊना जिले की बात हो रही है। अगर मैं ऊना जिले की साक्षरता दर, देखो हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर तो सभी जानते हैं कि 82.80% है, ये तो हिमाचल का था। लेकिन ऊना का कितना था? क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाएगा। तो अगर ऊना की साक्षरता दर की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हमीरपुर का था 89.01%। लेकिन हम तो बात किसकी कर रहे हैं? ऊना की कर रहे हैं। तो ऊना का जो साक्षरता दर था वो 87.23% था। भैया ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रख लो कि सन 2011 के अनुसार ऊना जिले का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना था? तो बोलेंगे 87.23% था। उसी प्रकार
जनसंख्या वृद्धि दर। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला जिसकी 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कि 10 सालों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो वो भी आपका कौन सा जिला था? ऊना जिला। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या बढ़ी थी तो वो उस ऊना जिले की बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी? तो ये तो जो इनका ये परसेंटेज में अगर मैं कहूँ तो 16.30%। याद रखना है 16.30% जो है दशकीय जनसंख्या में, दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या में जो वृद्धि दर हुई थी वो 16.3। मान लो कि इनकी जनसंख्या 2001 में थी 4,47,967, लेकिन 2011 में बढ़कर हो गई 5,21,173। याद रखना है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ों आपको इंपॉर्टेंट लगेगी ना, वो चीज़ें आपको परीक्षाओं में सीधी सीधी काम आने वाली है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत की जनसंख्या का 0.57% है, इस बात को भी आपने याद रखना। तो पूरे 2011 के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं, तो 2011 के अनुसार हिमाचल की जो जनसंख्या है वो 0.57% है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैं बार बार एक ही चीज़ की बात करता हूँ कि जितनी ज़्यादा चीज़ों को डिटेल से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको परीक्षा में काम आने वाली है। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़े, और इस सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो भोलेनाथ का नाम हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर एवरी स्टूडेंट लिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान भोलेनाथ का नाम लिख के शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, ये किलर नहीं है, ये किलाड़ है। जब मैं देख रहा था तो मेरे को भी किलर लगा। कभी कभार एग्जामिनर से भी गलतियां हो जाती है जो इस क्वेश्चन को प्रिंट करवाते हैं। तो किलाड़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो किलाड़ है वो हेडक्वार्टर है किसका? पांगी का। और पांगी कहाँ पड़ता है? चंबा में। आप सभी को पता है कि मैं कितने बार ये शब्द बोल चुका हूँ। तो किलाड़ जो है वो मुख्यालय है पांगी का, और पांगी जो पड़ता है वो पांगी घाटी जो है वो कहाँ पड़ती है? आपकी चंबा जिले में। उसी प्रकार देखो, जैसे किलाड़ तो आपके कहाँ पर है, वैसे आता है कि चुराह, चुराह कहाँ पर है? तो चुराह विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर है? चंबा में है। भटियात कहाँ पर है? भटियात भी आपके कहाँ पर है? चंबा में है। भरमौर कहाँ पर है? तो भरमौर भी चंबा में है। तो ये सारी चीज़ें चंबा जिले में। किलाड़ पूछा था इस बार, तो किलाड़ कहाँ पे होगा? चंबा में। उसी प्रकार कुछ फेमस स्थान, जैसे कि आपका सिरमौर में एक देवी माता का टेम्पल है माँ भंग्याणी, हरिपुरधार। तो हरिपुरधार कहाँ पर स्थित है? तो पूछा जा सकता, बोलेंगे हरिपुरधार जो है वो सिरमौर जिले में। और माँ भंग्याणी का आशीर्वाद आपके ऊपर भी बना रहना चाहिए, मैं यही चाहूँगा। चितकुल, चितकुल कहाँ पर है? तो चितकुल जो है वो किन्नौर में, और किन्नौर की किस घाटी में है? तो किन्नौर की बसपा घाटी में। तो याद रखना, बसपा घाटी पर स्थित अंतिम गांव, तो बोलेंगे भैया चितकुल। कौन सा है? चितकुल। चितकुल जो है वो किन्नौर की बसपा घाटी पर स्थित अंतिम और सबसे ऊंचा गांव है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपको याद रखना है एक जगह है जालमा। क्या नाम है? जालमा। सर हमने तो सुना नहीं है। अरे मैं सुना रहा हूँ ना, जालमा। जालमा कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी में। जालमा कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी। तो पट्टन घाटी तो आपको पता चल गई, पट्टन घाटी तो सभी जानते हैं कि लाहौल स्पीति में, लेकिन एक जालमा जगह है वहाँ पर जो कि लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी में। उसी प्रकार एक जिस्पा है, जिस्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस्पा अगर आप गए हो तो बहुत अच्छी बात है। जिस्पा भी कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति में। घूमने जाओ तो लाहौल स्पीति जाओ। चायल, चायल एक जगह है, चायल कहाँ पर पड़ता है? सोलन। याद रखना है चायल जो जगह है वो सोलन में है। और अगर मैं चायल की बात करूँ तो चायल जो है वो पटियाला जो रियासत होती थी उसकी कभी कभार ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी। तो कुछ समय में, तो याद रखना यह भूतपूर्व जो पटियाला रियासत थी उसकी राजधानी भी चायल हुआ करती थी, इस बात को आपने याद रखना। और इसी चायल में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान भी है। तो विश्व का या दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है भैया? चायल में है। ये भी कुछ फेमस जगह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोलन में ही एक अनीस विला है। क्या नाम है भाई? अनीस विला। तो चायल तो सोलन में पड़ता है, लेकिन अनीस विला कहाँ पर है? तो अनीस विला, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अनीस विला कहाँ पर है? तो अनीस विला एक बंगला है। आपने याद रखना है ये 1940 में बनवाया गया था, और ये जो बघाट के जो राजा थे दुर्गा सिंह, उनके महल के पास स्थित है अनीस विला। तो अनीस विला भी आपको याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पर एक और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कसोली। कसोली सब डिवीज़न कहाँ पर है, या कसोली कहाँ पर पड़ता है? तो कसोली आपके सोलन जिले में है। उसी प्रकार एक है सनावर स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सनावर स्कूल कहाँ पर पड़ता है? तो सनावर स्कूल भी आपके जो है वो सोलन में, सोलन जिले में कसोली के पास है। और इसको 1847 में सर हेनरी लॉरेंस और उनकी पत्नी होनोरिया, याद रखना होनोरिया, तो 1847 में सनावर स्कूल को जो है वो बनाया गया था। और अगर मैं बात करूँ जो सनावर स्कूल है वो एशिया का सबसे पुराना जीवंत बोर्डिंग स्कूल है। तो एशिया का सबसे पुराना जीवंत बोर्डिंग स्कूल तो बोलेंगे गुरुजी सनावर स्कूल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता रहता हूँ इस सीरीज। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चामुंडा मंदिर हिमाचल प्रदेश के
किसके ज़मीन पड़ता है? तो चामुंडा माता का जो मंदिर है वो पालमपुर से मैं मानूँ तो 20 किलोमीटर दूर है। जब मैं पता कर रहा था कि कितने किलोमीटर है, विकिपीडिया गूगल जो दे रहा है वो 10 दे रहा है, लेकिन जब एग्जैक्ट मैंने वहाँ पालमपुर के भाई से पूछा तो उसने बताया कि सर 20 किलोमीटर के आसपास जो है वो चामुंडा मंदिर पालमपुर से दूर है। तो धर्मशाला, और देखो धर्मशाला और पालमपुर की सीमा पर है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक जो चामुंडा माता का मंदिर है वो पालमपुर के नज़दीक है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और देखिए अगर यहाँ से बात करें कुछ मंदिरों की, तो कुछ कुल्लू के मंदिर की या कांगड़ा के मंदिर की बात कर लेते हैं। अगर मैं कुछ कांगड़ा के मंदिरों की बात करता हूँ तो कांगड़ा में आपका चामुंडा देवी माता का मंदिर है जो कि 19वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ज्वालामुखी माता का मंदिर जो कि 51 जो शक्तिपीठ है पार्वती माँ के, उनमें से एक है। इस बात को आपने याद रखना है। माता के मसरूर मंदिर, ये भी कहाँ पर है? कांगड़ा में है। मसरूर मंदिर भी कहाँ पर है? कांगड़ा में। इसके अलावा कांगड़ा में और भी बहुत सारे मंदिर है। कांगड़ा में ये आपका ब्रिजेश्वरी मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैजनाथ मंदिर है, वो भी कांगड़ा में है। ब्रिजेश्वरी जो मंदिर है उसको महमूद गजनवी ने जो है इसको नष्ट किया था, और यहाँ पर एक मंदिर भी एक मस्जिद बनवाई थी, लेकिन उसको दोबारा से मंदिर बनवा दिया गया था। तो अगर आपको इस सीरीज़ पसंद आई है तो इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। हर हर महादेव।